हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम। हम कर रहे हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट। चैप्टर हमारा चल रहा है कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर चैप्टर का एक लेक्चर पहले अपलोड कर चुका हूं। उसमें मैंने आपको कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है उसका मीनिंग बताया था, अप्रोचेज बताई थी कि कौन कौन सी अप्रोचेज होती है ना। इसके बारे में हमने समझा था कि ये चैप्टर है क्या। आज हम चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे और कैपिटल स्ट्रक्चर की जो थ्योरीज हैं, जो अप्रोचेज हैं, उसमें से कुछ अप्रोचेज को करेंगे। देखो, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में ये 4 अप्रोचेस बताई थी जो कैपिटल स्ट्रक्चर की थ्योरी को हमें समझाती है। इसमें एक था एनआई अप्रोच यानी कि नेट इनकम अप्रोच, एक ट्रेडिशनल अप्रोच था, एक एनओआई यानी कि नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच था, और एक एमएम यानी कि मोदी गिलियानी मिलर अप्रोच था। ये जो अप्रोचेज है ना, ये अप्रोचेज के जरिए अगर आपको कैपिटल स्ट्रक्चर को समझना है और कैपिटल स्ट्रक्चर को बनाना है तो इसकी कुछ एजम्पशंस हैं जो आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। मतलब कुछ एजम्पशंस हैं, कुछ मान्यताएं हैं, आपको ये मानना पड़ेगा, तभी आप इन अप्रोचेज के जरिए कैपिटल स्ट्रक्चर को अच्छे से समझ सकते हैं। अब ये एग्जाम में भी क्वेश्चन आ सकता है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल क्वेश्चन बन सकता है कि जो कैपिटल स्ट्रक्चर की थ्योरीज है वो कौन कौन सी है और उससे रिलेटेड एजम्पशंस क्या है, बताइए। तो कैपिटल स्ट्रक्चर से रिलेटेड थ्योरीज आपके सामने ये रही 4, और इससे रिलेटेड जो एजम्पशंस है वो ये रही 7 एजम्पशंस। तो 7 एजम्पशंस में क्या क्या है, तो फर्स्ट एजम्पशन है कि हम जो कैपिटल स्ट्रक्चर की थ्योरीज पढ़ेंगे उसमें ओनली 2 फंड ही हम यूज करेंगे, 2 तरीके के सोर्सेज ऑफ फंड ही हम यूज कर सकते हैं। एक है डेब्ट, एक है, तो डेब्ट और इक्विटी के अलावा और कोई फंड यूज नहीं होगा और कोई रिसोर्स यूज नहीं होगा। नेक्स्ट है द फर्म्स टोटल एसेट आर गिवन। फर्म की जो टोटल एसेट है वो आपको क्वेश्चन में गिवन होगी, और इन्वेस्टमेंट डिसीजन जो है वो चेंज नहीं करना है। थर्ड नंबर है द फर्म्स टोटल फाइनेंसिंग रिमेन अनचेंज्ड। मतलब टोटल जो फाइनेंसिंग है, टोटल फंड जो है वो अनचेंज रहेगा। हाँ, उसके अंदर डिग्री ऑफ लेवल चेंज हो सकता है। वैसे फॉर एग्जांपल के लिए पहले इक्विटी था 8 लाख का, डेब्ट था 2 लाख का, टोटल 10 लाख का फंड हो गया। बट अभी आप उसको इस तरीके से चेंज कर सकते हो, इक्विटी कर लिया 6 लाख का और डेब्ट कर लिया 4 लाख का, टोटल हो गया 10। तो टोटल देखो 10 ही रहेगा, उसके अंदर डिग्री का लेवल आप चेंज कर सकते हैं। कैन बी रिप्लेसिंग डेब्ट फॉर इक्विटी और इक्विटी फॉर डेब्ट। नेक्स्ट, द फर्म्स डिविडेंड पे आउट रेशियो इज 100%। मतलब फर्म जो है 100% डिविडेंड पे आउट करेगी, किसी प्रकार का कोई रिटेन अर्निंग नहीं रखेगी, यानी कि रिजर्व अपने पास होल्ड नहीं करेगी। जो भी प्रॉफिट होगा, जो भी ईपीएस होगा, अर्निंग पर शेयर, वो पूरा का पूरा पे आउट पे कर दिया जाएगा डिविडेंड के रूप में शेयर होल्डर को। ओके, द ईबीआईटी इज नॉट एक्सपेक्टेड टू ग्रो। ईबीआईटी जो है उसमें किसी प्रकार का ग्रो नहीं होगा। बिजनेस रिस्क जो है फर्म की वो कांस्टेंट रहेगी, यानी कि फर्म की बिजनेस रिस्क के अंदर कोई चेंज नहीं हो रहा है। और ये भी एज्यूम करेंगे कैपिटल स्ट्रक्चर और फाइनेंशियल रिस्क ये दोनों इंडिपेंडेंट रहेंगे, इन दोनों का एक दूसरे के ऊपर कोई भी इफेक्ट या प्रभाव नहीं पड़ेगा। इन्वेस्टर सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फ्यूचर एक्सपेक्टेड ऑपरेटिंग अर्निंग ऑफ द फर्म इज द सेम। मतलब जो फ्यूचर में ऑपरेटिंग अर्निंग जो होगी वो भी सेम रहेगी, उसमें भी किसी प्रकार का कोई एक्सपेक्टेशन हम चेंज नहीं करेंगे। तो ये थोड़ा थ्योरी है, थोड़ा इसमें से प्रैक्टिकल भी हमारे आगे काम आएगा। तो ये एजम्पशंस हैं कि आप याद कर लेना। कुछ एजम्पशंस बहुत इजी है और वो बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं अगर इन थ्योरीज को पढ़ना है। जैसे 2 डेप्ट होंगे, एक डेप्ट और इक्विटी होगा, 100% डिविडेंड देंगे, रिटेन अर्निंग नहीं करेंगे, फाइनेंशियल रिस्क और जो हमारी बिजनेस की कैपिटल स्ट्रक्चर जो है वो दोनों इंडिपेंडेंट रहेंगे। तो ये कुछ चीजें हैं जिसको आप अच्छे से समझ लेना, याद कर लेना इन एजम्पशंस को। थ्योरेटिकल क्वेश्चन एंड प्रैक्टिकल में भी काम आएंगे। अब आगे बढ़ते हैं। देखो, मैंने आपको ये थ्योरीज बताई थी, कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज। अब हम इनको 1 बाय 1 समझेंगे। तो आज के लेक्चर के अंदर हम नेट इनकम अप्रोच को समझते हैं, ये क्या होती है, और एक इसका मैं आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी सॉल्व करा दूंगा, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी सॉल्व करा दूंगा। तो समझिए, देखिए, नेट इनकम अप्रोच जो है वो 2 चीजों पे बात करती है। क्या कि जो फर्म की वैल्यू है उसको मैक्सिमाइज करना है, उसको बढ़ाना है, उसको ओके। और जो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, या जिसको हम ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी बोलते हैं, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इसको क्या करना है, इसको मिनिमाइज।
मतलब जो दो फंड यूज कर सकते हैं, इक्विटी और डेप्ट, ठीक है। तो इक्विटी और डेप्ट फंड यूज करके जो आप कैपिटल स्ट्रक्चर बनाओगे, उसकी वजह से फर्म की वैल्यू जो है, मार्केट वैल्यू जो है वो बढ़ जानी चाहिए, और फर्म की जो कॉस्ट है, डेप्ट को और इक्विटी को फंड रेज करने की कॉस्ट होगी, इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड देना पड़ेगा, डेप्ट के ऊपर इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, वो जो इंटरेस्ट और डिविडेंड पे कर रहे हो उन दोनों की मिला के जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो क्या होनी चाहिए, कम होनी। अब ऐसा कब हो सकता है, ऐसा तभी हो सकता है, कुछ एजम्पशंस हैं, बट ऐसा कब हो सकता है, तभी हो सकता है द थ्योरी प्रोपाउंड दैट अ कंपनी कैन इंक्रीज इट्स वैल्यू एंड रिड्यूस द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कंपनी जो है वो जो वैल्यू ऑफ फर्म है उसको इंक्रीज करना चाहती है, और ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है उसको क्या करना चाहती है, डिक्रीज करना चाहती है। कैसे? बाय इंक्रीजिंग द प्रपोर्शन ऑफ डेप्ट इन इट्स कैपिटल। मतलब कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर ज्यादा से ज्यादा डेप्ट यानी कि लोन लेगी और कम से कम इक्विटी रखेगी। इससे क्या होगा, इक्विटी शेयर होल्डर की वैल्यू बढ़ जाएगी, वैल्यू ऑफ द फर्म बढ़ जाएगी, मार्केट वैल्यू बढ़ जाएगी, एंड जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो भी कम हो जाएगा, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल WACC भी कम हो जाएगा। बट ऐसा होगा तब जब ये रही एज, सिंपल सी बात है, ऐसा कब होगा कि वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल वो कम हो जाएगी। ऐसा तभी होगा जब आपका जो केई है, जो केई है उससे आपका केडी जो है वो कम, यानी कि कॉस्ट ऑफ डेप्ट लेस देन कॉस्ट ऑफ इक्विटी। यानी कि आपका जो केडी है, मतलब जैसे आपके डिविडेंड की रेट है 10%, तो आपकी जो इंटरेस्ट रेट है वो 8% या 7% या 6% या 5%, यानी 10 से कम होनी चाहिए। यानी कि अगर आप इक्विटी शेयर इशू करोगे तो आपको 10% डिविडेंड देना पड़ेगा। जैसे 1 लाख रुपए की इक्विटी शेयर इशू कर दिए तो 1 लाख का 10% कितना हो गया, 10,000, तो 10,000 आपको डिविडेंड देना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए 1 लाख रुपए की इक्विटी, ठीक है, और 1 लाख रुपए का लोन ले लिया और उसके ऊपर 8% क्या है, इंटरेस्ट, तो आपको 8,000 ही इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो यहां पर देखा जाए तो डिविडेंड ज्यादा पे हो रहा है 1 लाख पर 10%, और वही अगर लोन लेते हैं तो इंटरेस्ट कम लग रहा है। तो वही चीज कह रहा है कि जब आपकी जो केडी है, कॉस्ट ऑफ डेप्ट है, वो केई से जब कम हो, केई से जब केडी क्या हो, कम हो, तभी ये एजम्पशन काम करेगी, तभी ये अप्रोच काम करेगी। और इस अप्रोच की एजम्पशन है कि जो केई है वो ज्यादा है और केडी जो है वो कम है, अदरवाइज ये अप्रोच काम नहीं करेगी। तो ये फर्स्ट अप्रोच, और वो सिंपल सा रीजन है ना कि अगर केडी कम होगी, है ना, और वहां केडी यानी कि कॉस्ट ऑफ डिवेंचर या कॉस्ट ऑफ डेप्ट वो कम होगा, इंटरेस्ट रेट कम होगा और डिविडेंड रेट हाई होगा, तब हम क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोन लेंगे ताकि हमें इंटरेस्ट कम पे करना पड़े, डिविडेंड ज्यादा पे करना पड़ सकता है। तो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या हो जाएगा हमारा, और मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म क्या हो जाएगी। देयर आर नो टैक्सेशन, किसी प्रकार का कोई टैक्सेशन नहीं होगा। द रिस्क प्रिसिप्शन ऑफ द इन्वेस्टर इज नो चेंज यूज ऑफ डेट। अब रिस्क जो है उसमें कोई चेंज नहीं। वैसे होता क्या है, ज्यादा लोन लेते हैं तो फाइनेंशियल रिस्क बढ़ जाती है, बट यहां पर हम फाइनेंशियल रिस्क को क्या कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं कि उसमें कोई चेंज नहीं है, रिस्क नहीं बढ़ेगी, रिस्क सेम रहेगी। देखा जाए इस मैप से आप देख सकते हो, ये है आपका यहां पर कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, इसमें के और केडी दोनों आ गया, ये उसकी लाइन है, और ये आपका डिग्री ऑफ लेवल आपका एक्स। अब देखो ये जो लाइन है ये है आपकी के की कॉस्ट ऑफ इक्विटी जो है, के मतलब समझ गए ना, हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल वाला चैप्टर कर चुके हैं अच्छे से। कॉस्ट ऑफ इक्विटी जो है ये रही कॉस्ट ऑफ, ये देखो ये ज्यादा है किससे, केडी से, यानी कॉस्ट ऑफ डेप्ट से, डिबेंचर से। तो कॉस्ट ऑफ डेप्ट या डिबेंचर जो है उसकी कॉस्ट कम है। देखो अगर फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ 10 है ना, यहाँ 15 है ऊपर, ये देखो ये कहाँ है 5 पे, 5% है ना, और ये कितनी है 10% है। आपका जो के है वो ज्यादा और केडी कम है। अब आप के से, अब यहां समझना, बहुत अच्छे से समझना, देखो अब आप क्या करो, के को कम करो यानी कि इक्विटी कम करो और डेप्ट दो इसकी जगह, उससे क्या होगा, आपका जो ये है के डब्ल्यू बोलते हैं कुछ लोग,
ये लाइन के डब्ल्यू की है, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल या WACC, AO भी बोलते हैं इसको। तो ये जो के डब्ल्यू है, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल है ना, या ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वो क्या होगा देखो धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, इक्विटी की जगह लोन ज्यादा ले रहे हैं, तो आपका जो रिटर्न है, जो इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा आपको या कॉस्ट पे करनी पड़ेगी, वो धीरे धीरे कम होती जाएगी, क्योंकि जो इंटरेस्ट रेट है डिबेंचर के ऊपर या लोन के ऊपर बहुत सस्ता है, तो ओवरऑल आपका कॉस्ट क्या हो जाएगा, कम होना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन कभी भी जीरो नहीं होगा, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि पूरे के पूरे आपने जो है लोन ले लिया, उसमें जो इक्विटी है वो जीरो होगी, ऐसे इक्विटी जीरो नहीं होगी। उस वजह से बिल्कुल मिनिमम केडी के बराबर तो नहीं आएगा, लेकिन कम होता होता केडी के आसपास आपकी जो KW है वो हो सकती है, यानी कि कॉस्ट ऑफ ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल या फिर WACC जो है वो केडी के नजदीक आ सकती है, बट के से बहुत नीचे आ सकती है। ऐसा क्यों हो रहा है, उसका रीजन सिंपल, मैं 2-3 बार पहले ही बता चुका हूं और रिपीट कर देता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि अगर आप अपना जो के है यानी कि इक्विटी है, उसको की जगह अगर आप लोन ज्यादा लोगे तो आपका ओवरऑल कॉस्ट, जैसे अभी आपके पास में ओनली अगर इक्विटी हो तो आपको 10% देना पड़ेगा, लेकिन आप इक्विटी के साथ साथ में लोन लेना भी स्टार्ट कर देते हैं तो वहां पर रिटर्न कितना है, आपका जो इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा वो कितना करना पड़ेगा, 5%। तो ओवरऑल क्या होगा, अगर इसको बढ़ाओगे आप, डेप्थ को बढ़ाओगे, तो ओवरऑल क्या होगा, ओवरऑल आपकी कॉस्ट जो है वो कम होनी। इनको हम फॉर्मूला से भी देख सकते हैं, ये देखिए नीचे मैंने कुछ फॉर्मूलाज लिखे हैं यहाँ पर। इसमें फर्स्ट है वैल्यू ऑफ द फर्म निकालनी होती है, सब सिंपल फॉर्मूला है। वी का मतलब यहाँ पर वैल्यू ऑफ द फर्म है, वी का मतलब क्या है, वैल्यू ऑफ द फर्म, उसका फॉर्मूला S+D, आई होप आपको दिख रहा होगा, S+D। अब S का मतलब क्या है, यहाँ पर S का मतलब है मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी, और D का मतलब क्या है, मार्केट वैल्यू ऑफ डेब्ट। तो ये भी मार्केट वैल्यू है, ये भी मार्केट वैल्यू है। ये किसकी मार्केट वैल्यू है, इक्विटी की, और D किसकी मार्केट वैल्यू है, डिबेंचर की। तो डिबेंचर या डेब्ट की जो मार्केट वैल्यू है वो क्वेश्चन में अधिकतर आपको गिवन होगी, बट मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी जो है वो आपको निकालनी पड़ेगी। वो कैसे निकालेंगे, उसके आगे मैंने फॉर्मूला लिखा है, NI/K। क्या फॉर्मूला है, NI यानी कि नेट इनकम अपॉन K। नेट इनकम का मतलब है इनकम आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ठीक है, जिसको हम EAT भी बोलते हैं, अर्निंग आफ्टर टैक्स भी बोलते हैं। तो उसमें आप के का डिवाइड कर दो तो क्या आ जाएगा, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी आ जाएगी। मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी और मार्केट वैल्यू ऑफ डेब्ट, इन दोनों को जोड़ोगे तो वैल्यू ऑफ द फर्म आ जाएगी। और जैसे आपके पास वैल्यू ऑफ द फर्म आ जाए, फिर आप ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी निकाल सकते हैं। वो कैसे निकालेंगे, EBIT ले लो, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, जो क्वेश्चन में गिवन होगा, और उसमें ये जो वैल्यू ऑफ फर्म है इसका डिवाइड कर दो। कैसे, आइए मैं आपको प्रैक्टिकली करके बताता हूं ये क्वेश्चन। यहां पर आपके सामने क्या है, यहां लिखा हुआ रानी लिमिटेड का EBIT दिया हुआ है। EBIT कितना दिया हुआ है, इंटरेस्ट बिफोर अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 7 लाख। कंपनी हैज 12% ₹20 लाख डिवेंचर्स, तो 12% वाले डिवेंचर है, तो ये क्या होगी, इंटरेस्ट रेट हो गई डिवेंचर की, और डिवेंचर की वैल्यू कितनी है, 20 लाख, है ना। तो हम क्या करते हैं, इस EBIT में से इंटरेस्ट लेस कर दो। 20 लाख के ऊपर कितना इंटरेस्ट है, 12%, ये हो जाएगा 2,40,000। अब 7 लाख में से 2,40,000 क्या कर लो, लेस, और इंटरेस्ट यहां पर टैक्स रेट आपको क्वेश्चन में कहीं गिवन नहीं है, तो 7 लाख माइनस 240 तो है कि 4,60,000। अब टैक्स तो है नहीं, तो यही आ गया आपका NI यानी कि नेट इनकम या EAT, अर्निंग आफ्टर टैक्स, टैक्स जीरो है। ओके, कितना गया, 4,60,000। सर आगे आपको दे रखा है KE कितनी दे रखी है, देखो KE इज 16%, आपको KE दे रखी है 16। अब आपसे कोई बोले कि सर आप निकालो सबसे पहले तो मार्क वैल्यू ऑफ द फर्म, ठीक है भाई निकालते हैं। पेन चेंज कर लेता हूं मैं थोड़ा ताकि एक जैसा नहीं दिखे। वैल्यू ऑफ फर्म, वैल्यू ऑफ फर्म का मैंने अभी फॉर्मूला बताया था आपको, V कैसे आता है, S+D। S का मतलब क्या था, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी, और D का मतलब मार्केट वैल्यू ऑफ डेब्ट। अब मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी गिवन नहीं है, तो उसका फॉर्मूला था, वो क्या था, आप NI ले लो और उसमें KE का डिवाइड कर दो। अब NI ये रही कितनी है, 4,60,000। अब इसमें KE का डिवाइड कर दो, KE भी क्वेश्चन में गिवन है, कितनी है, 16%, 0.16। तो 4,60,000 डिवाइड बाय 0.16, तो ये आ गया 28,75,000। तो ये 28,75,000 बेटा क्या आ गया, ये 28,75,000
ये आ गया आपका मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी। यहां लिख दो मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी 28 लाख। अब निकाल दो मार्केट वैल्यू ऑफ डेप्ट। मार्केट वैल्यू ऑफ डेप्ट हमेशा क्वेश्चन में गिवन होती है, अगर कुछ नहीं दे रखा है तो ये 20 लाख रुपए है ना डिबेंचर। हाँ, ये मार्केट वैल्यू ऑफ डेप्ट है। 2875 प्लस 20 कर दो 28,75,000 प्लस 20 लाख, तो यह क्या 48,75,000, 48,75,000। ये आ गई आपकी वैल्यू ऑफ द फर्म। अब आपको क्या चाहिए सर? हमको चाहिए ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, भी निकाल सकते हैं ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जिसको हम क्या बोलते हैं KW भी बोला था मैंने। अब वो कैसे आएगा? सिंपल फॉर्मूला था, EBIT लो सर, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, और उसमें डिवाइड कर दो वैल्यू ऑफ फर्म का, वी का, ये इसका वी का। अब देखो EBIT आपको क्वेश्चन में गिवन है, ये रहा EBIT, ये मत ले लेना, EBIT ये रहा ऊपर 7 लाख, 7 लाख ले लो और उसमें वैल्यू ऑफ फर्म का डिवाइड कर दो। वैल्यू ऑफ फर्म कहाँ? ये निकाला 48,75,000 और मल्टीप्लाई कर दो 100 से, ठीक है? तो आपका आ जाएगा KW यानी कि ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो 7 लाख डिवाइड बाय 48,7 200, तो 14.36%। 14.36% क्या आ गया? ये आपका आ गया ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो ये मिनिमम हो गया है और वैल्यू ऑफ फर्म आपकी बढ़ गई है NI अप्रोच। तो ये था नेट इनकम अप्रोच। आप इन फॉर्मूलोज का यूज करके और भी अपनी बुक में जो आपके क्वेश्चंस दे रखे होंगे उसको सॉल्व करेंगे तो आपसे हो जाएंगे, ठीक है? हाँ, स्क्रीनशॉट आप यहाँ पर ले सकते हैं। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम ट्रेडिशनल अप्रोच, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच और मोदी गिलियानी मिलर अप्रोच करेंगे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। गुड बाय।